I got to know about Dubai real estate जो मुझे अब तक नहीं पता था, and I had a lot of questions जो आपने आंसर किए. Different types of visas that they are offering you. There is investor. Only condition is कि if you have taken the golden visa on the basis of the real estate investment तो जब So golden visa में कितने लोग accommodate हो सकते हैं आपने बोला? So with that I am coming to the last question of this podcast, and that is Dubai right place to retire? और ये पॉडकास्ट मेनली इन्वेस्टर फोकस होने वाला है. सो जो भी इंडियन इन्वेस्टर्स दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर देम इट्स अ गोल्ड. सो लेट मी आस्क यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ. वाई दुबई? हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल. दिस इज निखिल मौर्य, योर होस्ट, एंड आई एम कमिंग बैक विद पॉडकास्ट सीरीज अगेन. और मैं आपके सामने बहुत से ऐसे गेस्ट लाने वाला हूँ दिस टाइम कि आपको बहुत सी चीज़ें रियल एस्टेट के बारे में पता चलने वाली है. दिस टाइम आई एम नॉट ओनली ब्रिंगिंग चैनल पार्टनर्स. मैं इस टाइम पे आपको जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी चीज़ें, कुछ इनोवेशन रियल एस्टेट में ला रहे हैं, ऐसे गेस्ट मैं पॉडकास्ट में बुलाने वाला हूँ, डेवलपर्स को बुलाने वाला हूँ, और उसी के साथ बहुत से ऐसे लोग जो कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट में काम करते हैं, वो भी मैं मेरे पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट इनवाइट करने वाला हूँ. और इसी पॉडकास्ट सीरीज़ में आज मेरे जो पहले गेस्ट है वो भी दुबई रियल एस्टेट मार्केट से यहाँ पे आए हैं. दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट फ्रॉम लास्ट 4+ years, and also they have worked with very well-known brands. I have met him multiple times and we had a great bond and I got to learn a lot from him. तो मैंने उनको पर्सनली इनवाइट किया फ्रॉम ऑल द वे टू दुबई कि आप यहाँ पे आइए. whenever you will be in Pune, I want to take the podcast, and finally he was in Pune, so I got an opportunity to take a podcast with him. आज के दिन मैं आपको दुबई की बहुत सी चीज़ें उनसे हम जानने वाले हैं, और साथ ही में मैं बहुत से ऐसे सवाल पूछूंगा जो कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे. सो जो भी इन्वेस्टर्स मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, डेफिनेटली उनको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है, बिकॉज यू विल गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट दुबई रियल एस्टेट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट से, और आज के मेरे गेस्ट हैं मिस्टर सुमित गुप्ता. So let's dive right into the conversation. So here with me I am having Mr. Sumit Gupta from Dubai Real Estate. So अभी हम उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं. आपको बहुत सी चीज़ें पता चलने वाली है, और ये पॉडकास्ट मेनली इन्वेस्टर फोकस होने वाला है. सो जो भी इंडियन इन्वेस्टर्स दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर देम इट्स अ गोल्ड. सो आपको इसमें बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी. सो कीप वॉचिंग. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्वर्सेशन. सो मिस्टर सुमित, thank you so much. It's been a pleasure to have you here. Thank you for inviting me. Yes sir. So सबसे पहले we know each other from very long time, almost 6 months से जानते हैं. बिल्कुल. And we have met thrice, और ये हमारा 4th almost meet है. So जब आप दुबई में in May you were in Sobha, now you are working with some other brand. So थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में हमें जानना है. So मुझे आप बताइए सर, how you got into real estate and specifically how you got into Dubai real estate. Mr. Nikhil, honestly मैं आपको बताऊँ तो real estate was never planned for me. I'll start from the start. Actually, when I was in my earlier days, in my college MBA days, so I had this, professor, and we had the subject of international business. So जो हमारे professor थे, so he he used to give this lectures on international business, जिसमें दुबई came as a hub, and वो दुबई के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते थे कि how Dubai is booming, growing, वहाँ का climate कैसा है, वहाँ के कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं. तो ये सारी चीज़ें मुझे बता दें. दिस यूज्ड टू फैसिनेट मी अ लॉट. सो दुबई वाज एट द बैक ऑफ माई माइंड देन. सो बट आई स्टार्टेड आउट माई करियर इनटू रिटेल ऑपरेशंस, एंड within 1 year of my career, I got this opportunity to work with some couple of good retail brands in Dubai. Okay. That's how I landed up in Dubai. So you can say somehow I sort of manifested it. मैंने इसको किया. कुछ साल तो 2016 was the first time when I came to UAE. So that's how I got familiar. उस तरीके से मैं UAE के माहौल से familiar हुआ. But you're in Dubai from last 8 years. Yes. तो मैंने शुरुआत की थी अबू धाबी से. तो अबू धाबी में मैंने कुछ वक्त वहाँ पे बिताया. तकरीबन 3 साल का वक्त 2019. बट देन एक फेज़ आया जहाँ पे माई कंपनी वॉज नॉट इन अ गुड फेज़, एंड आई हैड टू स्विच माई करियर. एंड आप
इसको किस्मत कहिए कि कोविड भी उसी टाइम पे क्लैश ड्यूरिंग 2020 इट गॉट क्लैश. सो आई थॉट ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया एंड सोचा कि यहाँ पे कुछ शुरुआत करें, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स फॉर मी. यहाँ पे व्हेन आई केम आई हैव वन ऑफ माई मेंटर्स who I know from a long time. So he has a reputed brand here in Pune as well. So he gave me this opportunity that Sumit, आपके पास skills है, दो आपने एक अलग फील्ड सेक्टर में सेल्स किया हुआ है, बट यू हैव दैट स्किल्स दैट मे बी यू कैन गेट इनटू रियल एस्टेट एज वेल. सो वट एवर द ABCs ऑफ द रियल एस्टेट वाज देयर, आई स्टार्टेड आउट दैट इन इंडिया. ओके, बट देन UAE वाज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड, बिकॉज वो जो मैंने 3-4 साल वहाँ बिता लिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मुझे फिर जाना है कि अगर मैं रियल एस्टेट सेल्स यहाँ पे इंडिया में रह के कर सकता हूँ तो मे बी आई कैन डू 10 times बेटर इन दुबई. So that's how in around by the around the end of 2019, early 20, I plan to came back. मैं वापस आया दुबई, एंड तब से लेके अब तक शुरुआत की. सो आई स्टार्टेड आउट फ्रॉम द स्क्रैच बेसिकली रियल एस्टेट में. तो आई स्टार्टेड आउट वर्किंग विथ ब्रोकरेज एजेंसीज, कुछ 2-3 अच्छी एजेंसीज के साथ मैंने काम किया, एंड देन आई स्विच्ड टू डेवलपर लॉबी. जैसा कि आपने मेंशन किया, आई स्टार्टेड आउट विथ शोभा रियल्टी, एंड देन आई एम नाउ अगेन वर्किंग आउट विथ अगेन a reputed developer firm. So right now the journey is going on, so it's almost the 5th year that I'm getting into it. So let me ask you very straightforward question. So मैं सीधा point पे आता हूँ. बिल्कुल. Why दुबई? क्यों दुबई में कोई इंडियन ने घर लेना चाहिए? सबसे पहले तो दुबई में ही क्यों लेना चाहिए? Why somebody should choose Dubai for career or for any business kind of activities? Why Dubai? See, the reason why I would say why Dubai is that कि अगर आप दुबई को एज अ लोकेशन देखें, इवन जोग्राफिकली अगर आज मैं दुबई को ऑन द वर्ल्ड मैप भी देखूँ, तो फ्रॉम दुबई आई कैन ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन 5 to 6 hours. दैट इज़ द फर्स्ट बिग एडवांटेज. अगर आप दुबई की पॉपुलेशन देखें तो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन मोर देन 70-80% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एक्सपैट, जिसमें काफ़ी हद तक इंडियंस का भी कंट्रीब्यूशन है. तो इंडियंस हैव बिन इन UAE सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो इन दैट केस वो एक पहला सिनेरियो है. देन आई वुड से दैट दुबई इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ स्टेबल इकोनॉमी. अगर आप जानते ही होंगे कि दुबई is pegged with dollars. It is a dollar pegged economy. Equivalent to $1 is equivalent to 3.65 dirhams, which is since a very long time. It has not shaken. So that is one of the reasons. Another reason what I would say is that with Dubai, it always thinks इन द फ्यूचर. मतलब दुबई के जो सारे प्लान्स होते हैं वो हमेशा फ्यूचर की तरफ होता है. अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ, जैसे अगर आपने एक्सपो सिटी का जो प्लान देखा होगा, सो दैट वाज अ प्लान दैट वाज अ डेकेड इन एडवांस. ठीक है, आज दुबई एक प्लान कर रहा है विच इज़ 2033 इट्स इकोनॉमिक एजेंडा, विच इज़ अ प्लान टू डबल इट्स इकोनॉमी बाय 2033, जो आज हम लोग कर रहे हैं. Then there's a master plan which is going to be completed by 2040. So this is where Dubai is a very safe haven भी मैं इसको कह सकता हूँ, because अगर आप देखें तो all over the world if there is any sort of activity that is happening around the world, अगर आप आज यूरोप में देखें there's sort of economic instability that's going on. Middle East में कुछ earthquake situation आया, या there was some natural calamities that happened, और certain markets like जैसे crypto was doing very good sometime back in Russia, वहाँ पे थोड़ा collapse आया. So what मेरा बोलने का मतलब ये है कि in short कि if anything around the world happens, people look towards Dubai as a safe haven that they can move to Dubai. It will be always stable. It will be always a stable economy, and at the same time Dubai is one of the safest place to be in. Dubai is today striving to be one of the top 3 cities of the world. तो अगर आप देखें तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स दैट आप कर सकते हैं. एंड स्पेसिफिकली अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो इंडियंस वुड फील लाइक होम इन दुबई, एंड लॉट ऑफ इंडियंस आर नाउ प्रेफरिंग दुबई. I have visited there twice. I have seen lot of Indians. Exactly. It feels like home. Exactly. तो आप there are a lot of locations in Dubai. If you go towards the older part of Dubai, आप बर दुबई की तरफ चले जाओ, there are locations where you don't feel like that you are in Dubai, and then that is the beauty of it. And अगर आप you go towards the new Dubai, then you will feel that, or by seeing all those skyscrapers,
when you go to Palm Jumeirah, when you go to Marina, when you go to JLT and all those locations, right? So basically Dubai ने अपने old culture को भी maintain किया and it is very, you know, it is adapting the new culture as well. Very nice. So ये तो आपने बताया why Dubai is very hot destination. Exactly. But why someone would like to invest in Dubai? Why someone will invest in Dubai real estate? See, comparatively, अगर let me give you some comparison as to why I should go to Dubai. अगर मैं let me just give it you अगर आज मैं एक Indian investor हूँ and I want to invest something outside of India. So what are the options that I have? I can go to New York, I can go to London, I can go to Seoul, or you know, I can go to any of these major cities. But when you see the rate, the ROI that I'm getting in these countries, or whether the capital appreciation I'm getting in these countries is fairly low as compared to Dubai. अगर आज मैं दुबई की बात करूँ तो the average return on investment that I'm getting in Dubai is anywhere between 5 to 7% net. But you know, when I compare it to the major cities like London or New York, it is still fairly low. For any thing that is that I can buy in Dubai for the same amount, अगर मैं वही चीज़ लंदन या न्यूयॉर्क में लेने जाऊँ तो मुझे ज़्यादा महंगी पड़ेगी या फिर it will be expensive and I will not be able to get the product that I want to. अगर आप सिंगापुर चले जाए तो सिंगापुर में it is really expensive. आज जो मैं चीज़ दुबई में 2 million dirham में I can buy a nice apartment or a nice townhouse, but for the same amount if I go to Singapore I would not find the same kind of product that I'm looking for. So that first is the ROI, and second, the rate of capital appreciation that Dubai is giving you right now is really really great. अगर आप आज देखें तो today on an average any off-land project in Dubai is giving you a capital appreciation of at least average of 10% annually, which I'm talking about. So 10% average आपको annually मिल रहा है. There are projects जिन्होंने 3 साल के completion में आपको 30, 40, 50, 60% तक returns दे दिया है. There are a lot of hot locations now in Dubai which are growing and developing. Like I could point out Maidan, I could point out Greek Harbour, or now Dubai South is a very very hot location which is coming close to Al Maktoum International Airport, which will be the biggest airport of the entire world. Yes, I was about to coming to that, so I'll be talking about it later. Sure. But I also wanted to ask you, जैसे कि आपने कहा कि within the span of 3 years, 60 to 70% appreciation मिला है. If I say कि within 4 years किसी ने अगर 1 million dirham में कुछ चीज़ ली है, that real estate got boomed and it got twice x, like 2 million dirham हो गई है. So don't you think कि already there is a saturation या फिर already एक certain level पे market पहुँच गया है? Is it still worth to invest in Dubai? No, I would still say, see, as I said कि Dubai is welcoming more and more people, and Dubai is ready for that. So the saturation has not yet happened. I mean, when Dubai started with its port culture, आपने अगर देखा होगा तो at that point of time a lot of population was residing towards the Sheikh Zayed Road. So Sheikh Zayed Road पे ज़्यादा construction उस तरफ हुई. Then we came to Mohammed bin Zayed Road, ज़्यादा construction उस तरफ हुई. तो I wouldn't say saturation, because with time different locations are evolving. When the old airport came by, so that was a time when downtown used to be a very hot location at that time. Then few years back Marina and JLT was a very hot location at that point of time. Then we are seeing Dubai Land, there are projects coming up there as well. Then there's Silicon Oasis, now there's Dubai South, okay, then there's Dubai Investment Park. So there are different locations that we are getting into. So I won't say that we are reaching into saturation. और अगर मैं बात करूँ तो current population जो आपकी दुबई की है, it is currently anywhere between 3.6 to 3.7 million right now. And in the next 10 years we are planning to expand it to 5.8. So Dubai is very well aware of it. So उस हिसाब से we are developing the infrastructure, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़, आप अगर होटल्स की बात कर लो या फिर एनी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज़ getting built up. So सब कुछ हो रहा है and they are ready for whatever is to come. So I won't say that saturation is happening. And if I talk about the demand and supply game, I mean it happens that sometimes off plan में projects launch होते हैं and during the time of handover there is a lean phase that comes up. But Dubai has found a way to break that cycle. So if you see जो कोविड के बाद का पीरियड है, after the 2020
Dubai market has only grown upwards. We have not seen any trend, which I believe, you know, in the next 2 years, a couple of years, it will still remain the same. Because this तरीके की supply आती जा रही है, but at the same time demand भी बढ़ता जा रहा है. So what I'm saying is that we are supplying product in the market, we are supplying units in the market, but at the same time the demand is also increasing. So which is why I'm pretty sure that the market, you know, will not saturate for a very, very long time. And geographically also speaking, Dubai, you know, still has a space to accommodate still a lot of population right now. This is very important question in Dubai real estate investment series. I just wanted to ask you, if somebody want to invest in Dubai as compared to other countries, what is the ROI he is getting in Dubai? The ROI that you're getting in Dubai is anywhere between right now, you know, 5% to 8%, and in the future it will still, you know, grow up to 8 to 10% as well. So that is a return of investment that you're getting in Dubai, which is comparatively high as compared to other locations like, you know, New York, London, Seoul, or Singapore, where, you know, we are getting only 2 to 3%, or even India. Even if you see India, anything, even in the major metro cities, if I talk about Mumbai or Pune, the ROI that we are getting is, you know, hardly 2 to 3% over here. अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चेकलिस्ट है वो उसे पता रहनी चाहिए एंड ही शुड बी सिक्योर्ड विथ हिज इन्वेस्टमेंट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी इंडियन इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो देर आर सर्टेन फैक्टर्स एंड क्राइटेरिया जो उनको ध्यान में रखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर कमिंग टू दैट लोकेशन, दुबई की तरफ आ रहे हो तो आप पहले ये डिसाइड करो कि विच लोकेशन, यू नो, you want to go into. Because in real estate, what I believe personally, जो मैं अपने clients को भी suggest करता हूँ कि आप पहले location decide करें, कि it could be your personal preference as well, और at the same time आप एक थोड़ी market analysis कर लो कि you know what is the potential in the location, what has been the history of the location, और location कितनी आगे जा सकती है. ठीक है, तो the popular locations जो कि past में रही है, has been, you know, downtown रही है, मैदान रही है, JLT, मरीना, दुबई हिल्स एस्टेट, और जैसा कि अभी मैंने बोला कि दुबई साउथ इज़, यू नो, इज़ ग्रोइंग मल्टीफोल्ड्स राइट नाउ. सो फर्स्ट चेकलिस्ट आपका होता है लोकेशन. ठीक है, देन सेकेंड, एक इंडियन इन्वेस्टर को ये देखना है कि वेदर, यू नो, दे आर फाइनेंशियली केपेबल. बिकॉज जिस तरीके की हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट दुबई में प्लान करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक मिनिमम, अगर मैं स्टूडियो भी दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो द मिनिमम टिकट साइज दैट आई वुड बी रिक्वायरिंग इज़ एनीवेयर, वी नो, बिटवीन 1.5 to 2.2 CR, 2.1 CR, 2.2 CR, अगेन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इट माइट चेंज. ठीक है, तो तो द सेकंड क्राइटेरिया वुड बी कि आप ये चेकलिस्ट में कर ले कि, यू नो, वेदर यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ फंड्स अवेलेबल विथ यू, कि अगर मैं एक स्टूडियो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इतना फंड्स वुड बी रिक्वायर्ड, एंड यू नो वो मेरे पास अवेलेबल है या नहीं. तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि अगर मैं ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहा हूँ तो मैं किस डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो आपको ये भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि डेवलपर मार्केट में, यू नो, कितना पुराना है, डेवलपर ने ऑलरेडी क्या क्या डिलीवर किया हुआ है, और जितना भी डिलीवर किया है वो किस तरीके से, यू नो, ऑपरेट कर रहा है, डेवलपर के फ्यूचर प्लान्स क्या है. ठीक है, what are you know they're planning in the future, what is the history in the market, how strong hold they have in the market, are they among the top 5 in the market. So a history of the developer, you know, will also be very important at the same point of time. If I want to check the history of the developer, how can I check? So like in India we have RERA, where we can go on a RERA website, we can check the RERA number, we will get even the project information or some information about the developer. What about Dubai? In Dubai, it's very, very simple and it's very open. Every developer, you know, will have its own major website where they will, you know, showcase whatever they have delivered, whatever they have right now. एंड देन आई वुड से कि दुबई अगर आप देखें तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है काफ़ी चीज़ों में. आप दुबई लैंड डिपार्टमेंट, विच इज़ वेरी सिमिलर टू जो हम लोग यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, तो दुबई लैंड डिपार्टमेंट टेक्स केयर वहाँ पे. तो यू कैन ईजिली गो टू दुबई लैंड डिपार्टमेंट वेबसाइट. आप काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हो कि यू नो डेवलपर की कौन सी प्रॉपर्टी किस स्टेज पे है, उन्होंने कब क्या डिलीवर किया था. ठीक है, एंड देर आर, यू नो, लॉट ऑफ एप्स इन दुबई एज वेल. फॉर एग्जाम्पल DXB इंटरैक्ट है, या फिर देर आर सर्टन अदर एप्स, प्रॉपर्टी मॉनिटर है, जहाँ पे आप जाके यू नो देख सकते हो कि अभी करंट मार्केट में पर स्क्वायर फीट रेट क्या चल रहा है. रियल टाइम डेटा, सॉरी, you are accessible to real time data. So basically, in short, what I want to say is that all these things are very transparent over there. There's no hidden information, everything is out there. ठीक है, तो that you can do, and there are multiple ways that you can do. First of all, you can do your own research,
और then you can take help of like knowledgeable real estate consultants like you to Yes, definitely. तो वो थोड़ी इसमें आपकी भी हेल्प ले सकते हैं ताकि वो आपको सजेस्ट कर सके कि आप किस लोकेशन में किस डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करें, तो दैट विल बी बेटर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जस्ट आई विल बी पुटिंग इट आउट देयर, अगर आप कोई सेकेंडरी प्रॉपर्टी के लिए भी जा रहे हो, देन आप मेक श्योर करो कि द टाइटल डीड इज़ ऑलरेडी इन प्लेस, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्स्ट बायर आर ऑलरेडी इन प्लेस. तो दीज आर स्मॉल चेकलिस्ट दैट एन इंडियन इन्वेस्टर शुड कीप इन माइंड वेन एवर ही इज planning for a Dubai investment. So सर, अभी आपने इन्वेस्टर के बारे में बताया, मैं अभी सेम क्वेश्चन है लेकिन ये अभी इंडियन इन्वेस्टर को लेके है. अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर आउटसाइड ऑफ द कंट्री इन्वेस्ट करना चाहता है, जो भी हाईली पेड प्रोफेशनल है, CEO, CFO, और कोई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो कि ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्ट करता है, एंड इफ़ ही वांट टू इन्वेस्ट इंटरनेशनल, सो कौन सी ऐसी इंटरनेशनल अब्रॉड डेस्टिनेशन है जहाँ पे उसने पहले इन्वेस्ट करना चाहिए? इफ़ इट इज़ दुबई, देन व्हाई इट शुड बी दुबई? सी, अगर कोई हाईली पेड प्रोफेशनल है एंड ही इज़ लुकिंग समवेयर आउटसाइड, तो ऑब्वियसली दुबई हैज़ टू बी द टॉप मोस्ट, बिकॉज काइंड ऑफ द रिटर्न्स दैट दुबई इज़ प्रोवाइडिंग. और जिस तरीके की हमने जैसे बात की है अबाउट द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑल दोज कंसर्न्स, बट पहले मैं आपको इस पे ऐसे लेकर जाना चाहूँगा. लेट्स ट्राई एंड गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से अगर हम किसी हाईली पेड प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, लेट्स से ही कम्स फ्रॉम मुंबई और पुणे. मान लीजिए अगर आज लोग एंड यूज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए तो घर लेते ही हैं, ठीक है. एवरीवन हैज़ देयर ओन प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी होना, एक रियल एस्टेट अपना होना इस काइंड ऑफ अ प्राइड अपने आप में होता है. एक प्रॉपर्टी लेना तो सबका सपना होता है, बट इसके बाद जो हम लेते हैं वहाँ पे हमारी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि हम उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेते हैं कि अगर कल को हम वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उससे हम कितना पैसा बना सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं. कल को अगर उसको हम लोग रेंट आउट कर रहे हैं तो क्या मुझे उतनी अच्छी रेंटल्स मिलेगी, अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. तो अगर मैं एक कंपैरिजन करूँ, अगर आज मैं मुंबई या पुणे जैसे शहर से कंपेयर करूँ, तो अगर आज मेरे यहाँ मेरी ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो इट डजंट मेक सेंस टू इन्वेस्ट अगेन इनटू द सेम सिटी. तो एंड देयर इज़ अ सेइंग दैट नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट. तो अगर मेरे पास दुबई एक ऑप्शन है तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. नाउ द कंपैरिजन इज़ कि अगर आज मैं मुंबई में कुछ भी इन्वेस्ट करूँ, 2 या 3% से ज़्यादा मुझे ROI नहीं आ रहा, ठीक है. द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन अगर मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की भी यहाँ पे देखूँ, तो इट इज़ कंपेरेटिवली अ बिट स्लो, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स स्टिल दैट आर still prevalent in the Indian market. There are certain issues जहाँ पे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, या फिर लोग जब अगर सेकेंड इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, देयर आर अदर हेड ऑन चार्जेस, जैसे आप बोलो कि देयर इज GST और सर्विस टैक्स, या देयर आर अदर हिडन चार्जेस दैट आर देयर ऑल्सो इन्वॉल्व. तो अगर मैं जब ये कंपेरिजन मैं दुबई की तरफ आपको लेके जाता हूँ, तो अगर आज मैं दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी, बी इट एनीवेयर, एनी लोकेशन, ऑन एन एवरेज आप 6 to 7% की ROI तो बना ही रहे हो, विच इज़ द नेट ROI आफ्टर डिडक्टिंग आपके सर्विस चार्जेस या कुछ अदर चार्जेस डिडक्ट करके आप 6 to 7% ROI बना रहे हो. सो देयर इज़ अ गैप. पहली बात तो आपके ROI में गैप आ जाता है, ठीक है. अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, फॉर इवन अ स्मॉल अ स्टूडियो इन दुबई, एंड व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल रेंटल दैट यू आर गेटिंग, इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 35 to 40,000 dirhams, ठीक है. तो 35 to 40,000 dirhams, विच इज़ इक्वलेंटली अगर मैं इंडियन मनी में इफ़ आई टेक इट, तो इट इज़ अराउंड 8-9 lakhs per annum, which is very handsome amount at the same time. And then there is a lot of other things as well. For example, it is very easy to rent out a property in Dubai. The culture is very dynamic, ठीक है. तो वहाँ पे आप issues face नहीं कर रहे हो. फिर second चीज़ जो आप देखो कि एक Airbnb और हॉलीडे होम्स का कल्चर भी आजकल दुबई में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है. तो वहाँ से भी आप एक एक्स्ट्रा ROI बना सकते हो या एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हो. इट इज़ अराउंड 10 to 15% इट इज़ गोइंग ऑन, उस तरीके का चीज़ है. तो और देन हम लोग फिर अप्रिसिएशन पे भी आते हैं. अप्रिसिएशन पे भी जैसा मैं आपको पहले बताया कि 10 to 15% की कैपिटल अप्रिसिएशन आप दुबई में ले रहे हो, ठीक है. प्लस दूसरी चीज़, जिस तरीके के पेमेंट प्लान्स आपको डेवलपर ऑफर कर रहे हैं,
ठीक है. देर इज़ दिस कल्चर इन दुबई विच इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया, जहाँ पे यू कैन फ्लिप द प्रॉपर्टी. द फ्लिपिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. गोइंग इन टू डिटेल अगर मैं आपको बताऊँ तो देर इज़ अ सर्टन स्टेज ऑफ द पेमेंट जहाँ पे यू आर फॉलोइंग अ पेमेंट प्लान. आप एक पेमेंट प्लान पे फॉलो अप कर रहे हो. लेट से आपने कोई 30% तक की इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में कर दी एंड यू बिलीव यू वांट टू एग्जिट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड गो टू अनदर इन्वेस्टमेंट. इट इज़ ईजीली अवेलेबल. आप डेवलपर से NOC लेके यू कैन एग्जिट इफ़ यू हैव अ बायर. ठीक है. आप प्रॉपर्टी की हैंडओवर स्टेज तक रीच करके भी उसको आप सेल आउट कर सकते हो. ठीक है. अगर मैं कंपेयर करूँ फॉर एग्जांपल, जैसे बिकॉज आई कम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई का एग्जांपल दूंगा. आई थिंक मुंबई में यू हैव दिस रूल दैट अनलेस आप प्रॉपर्टी की पोजेशन या हैंडओवर नहीं ले लेते हो तब तक आप प्रॉपर्टी को रीसेल नहीं कर सकते हो. तो ये चीज़ वहाँ पे प्रिविलेज नहीं है. तो अगर मैंने कल को कोई ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अगर मैं हैंडओवर के स्टेज तक रीच कर रहा हूँ और अच्छा खासा मैंने उसमें अप्रिसिएशन बना लिया, लेट्स से अगर मैंने कुछ 1 मिलियन दिरहम का बाय कर दिया बाय द टाइम ऑफ हैंडओवर इट बिकम्स 1.3 1.4 मिलियन. सो मैंने कुछ प्रॉफिट उसमें बना लिया. उस प्रॉफिट को लेके मैं एग्जिट कर सकता हूँ प्रॉपर्टी को एंड आई कैन इन्वेस्ट इनटू समथिंग एल्स. सो आई विल कम टू द फ्लिपिंग पार्ट एज वेल. लेकिन उससे पहले मुझे आपको यही सवाल पूछना है. सो आई विल come to that flipping part, but before that I wanted to know what are the potential locations in Dubai where an investor can invest. Okay, so the 3 potential locations जहाँ पे अभी भी there is a scope for development is locations of Maidan, then locations of Creek Harbour, which is kind of becoming very similar to downtown. But the third location which is very prominent right now and in terms of pricing भी अगर आप देखें तो pricing at this stage आज अभी भी वहाँ पे काफ़ी कम है. I would like to highlight this location called as Dubai South. Yeah, so the brand that I come from, so we are also हम लोग एक प्रॉपर अच्छी बहुत बड़ी लगून कम्युनिटी भी वहाँ पे लेके आ रहे हैं. बट उस पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू गेट इनटू द डिटेल और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाई दुबई साउथ एट दिस स्टेज. येस, एट दिस स्टेज इज़ अ वेरी गुड लोकेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और ये लोकेशन अब से नहीं है. द लोकेशन हैज़ बिन देयर फॉर ईयर्स बट इन द रिसेंट टाइम्स इन द लास्ट 1 year or 2 years इट इज़ गेटिंग मोर प्रोमिनेंस. पहली चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा यहाँ पे कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बनने वाला है वो वहाँ पे है. सबसे अच्छी बात क्लाइंट्स के लिए ये है कि एयरपोर्ट ऑलरेडी 40% तक ऑपरेशनल है, जहाँ पे 22 एयरलाइंस ऑलरेडी फ्लाई कर रही है. और जो एमिरेट्स जो कि बहुत बड़ी नामचीन एयरलाइन ब्रांड है इज़ ऑल्सो प्लानिंग, वो भी अपने ऑपरेशन वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं. इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुबई साउथ इज़ ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज ये आपके जो D33 जो आपका इकोनॉमिक एजेंडा है उसका पार्ट है एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्बन मास्टर प्लान एज वेल. तो ये जो आपका एयरपोर्ट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ दुबई वर्ल्ड सेंट्रल विच हम लोग जिसको DWDC के नाम से जानते हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट है जो आपका पार्ट ऑफ एविएशन डिस्ट्रिक्ट है. सो देयर विल बी लॉजिस्टिक डिस्ट्रिक्ट, देयर विल बी गोल्फ डिस्ट्रिक्ट, देयर विल बी बिजनेस पार्क, देयर विल बी रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट. सो ये इस एक तरीके की एक मास्टर प्लान है जो गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है एंड दिस इज़ ऑन द प्रायोरिटी. मिस्टर मखतूम की ये राइट नाउ प्रायोरिटी है इस लोकेशन को डेवलप करना, क्योंकि जैसे हमने तो थोड़ा प्रीवियसली डिस्कस किया, आपने मुझे पूछा कि दुबई सैचुरेट तो नहीं हो रही है. तो ये एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पे अभी काफ़ी स्कोप है कि काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ पे मूव इन कर सकता है. अगर मैं एयरपोर्ट की थोड़ी और डिटेल्स दूँ तो जो आपका जो करंट DXB एयरपोर्ट है ये तकरीबन उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है. तो आज जो आप करंट एयरपोर्ट देख रहे हो उसकी कैपेसिटी है कि वो 86 मिलियन पैसेंजर्स को एनुअली केटर कर सकता है. बट अगले कुछ आने वाले सालों में वो एयरपोर्ट सैचुरेट हो जाएगा बिकॉज जिस तरीके से आप देख रहे हो कि टूरिज़्म बढ़ रहा है या दुबई में लोग शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स, द पॉपुलेशन इज़ कमिंग इन. सो द एयरपोर्ट विल नॉट बी एबल टू स्मूथली हैंडल द ऑपरेशंस. सो देयर इज़ दिस अर्जेंट नीड और अर्जेंट देयर विल बी अ स्कैरसिटी. तो उस वक्त पे एयरपोर्ट काम आएगा. कुछ और अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो इस एयरपोर्ट में यू विल हैव 400 गेटवेज, 5 टर्मिनल्स विल बी देयर. So 5 terminals, so 5 independent runways रन होंगे. This will be basically a sustainable airport. अगर मैं आपको बात करूँ तो around 125 billion dirhams, 125 billion dirhams is going into this project.
So that's a huge amount that the government And is by spending. what time it will get completed? Right now it is operational, but if you say maybe around the year in the next few years, around 2030, 2031, at least आप देखेंगे कि तकरीबन 80%, 85% तक का एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो आपका पुराना एयरपोर्ट है स्लोली एंड स्टेडीली फेजेस में शिफ्ट होके इट विल कम टू दुबई साउथ। तो जो आपके मेजर एयरपोर्ट के ऑपरेशंस होंगे वो आपके दुबई साउथ की तरफ आएंगे। तो दुबई साउथ इज़ द फ्यूचर ऑफ दुबई, और ये आपका जो डाउनटाउन की तरह एरिया बनेगा बिल्कुल। बिकॉज अगर आप देखें पुराना जो आज बुर्ज खलीफा का जो लोकेशन है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दी ओल्ड एयरपोर्ट वो लोकेशन काफ़ी हद तक डेवलप हुआ, तो उसकी प्राइसेस वो रिच हुई। तो वही चीज़ द हिस्ट्री इज़ बेसिकली गोइंग टू रिपीट इट सेल्फ विद दुबई साउथ। सो अगर आप देखिए इट इज़ अ वेरी ह्यूज एरिया। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ इस लोकेशन में लेके जाती है वो है एतिहाद रेल प्रोजेक्ट। सो एतिहाद रेल प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट दैट्स गोइंग ऑन। इट्स अ 900 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन स्ट्रेच विच इज़ कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इट विल कवर ऑल दी एमिरेट्स गोइंग अप टिल फुजैरा। सो बेसिकली आपके जो एयर स्पेस है उसको रेलवे का भी सपोर्ट मिलेगा। इट विल नॉट ओनली हेल्प विद द कार्गो बट इट विल ऑल्सो हेल्प विद द पैसेंजर ट्रैवल। और अगर आप देखें तो ऑलरेडी देर आर ट्रायल रन्स गोइंग ऑन बिटवीन दुबई एंड अबू धाबी। बिकॉज राइट नाउ अगर आपको किसी भी अदर एमिरेट्स में ट्रैवल करना है तो दी ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज़ बाय रोड और इधर यू यूज़ एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच इज़ मोस्टली द बस। तो जब यहाँ पे रेलवे आ जाएगी और ये पैसेंजर ट्रैवल के लिए यूज़ होगा, सो दैट विल बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट। तो ये आपका दूसरा एक रीज़न है दी एतिहाद रेल प्रोजेक्ट। एंड इसका एक मेजर स्टॉप कहीं ना कहीं आपको अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे देखने मिलेगा, बिकॉज कार्गो फ्लाइट्स वहाँ से फ्लाई हो रही है, तो कार्गो को सपोर्ट मिलेगा रेलवे के थ्रू। ठीक है। तीसरी चीज़ जैसा मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी मेट्रो लाइन भी दुबई की काफ़ी एक्सपैंड हो रही है, तो दुबई साउथ की तरफ जो पर्पल मेट्रो लाइन है वो भी एक्सपैंड होके आएगी। एंड देयर विल बी अ पर्पल मेट्रो लाइन विच विल बी रनिंग पैरेलल टू दी एयरपोर्ट। बिकॉज डेफिनेटली इतना बड़ा अगर हम लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे मेट्रो का सपोर्ट डेफिनेटली नीडेड होगा, जो आप करंट एयरपोर्ट के साथ भी देख सकते हो, जहाँ पे ऑलरेडी देयर इज़ अ मेट्रो एट टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3, जहाँ से द पैसेंजर्स कम इन एंड दे कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द दुबई। तो ये आपका तीसरा यूएसपी हो गया। चौथा यूएसपी विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट अगेन नाउअडेज इज़ द पाम जेबल अली। नाउ इफ़ आई हैव टू गिव कंपैरिजन, पाम जुमेरा के बारे में सबने सुना है दैट पाम जुमेरा बैक इन द डेज इज अ वेरी One of the popular destination in the world. डेस्टिनेशंस। इट इज़ वन ऑफ, अगर आप आज नेशनल जोग्राफिक या डिस्कवरी पे भी आप जाके देखो, इट इज़ पार्ट ऑफ द मेगा कंस्ट्रक्शन। आप वहाँ पे जाके उसकी हिस्ट्री देख सकते हो। तो दुबई ने अपनी कोस्ट लाइन को इस तरीके से बढ़ाया था कि पाम जुमेरा वाज अ मैन मेड आइलैंड, एंड सिमिलरली पाम जेबल अली भी उस तरीके का बना हुआ है। बट अब अगर हम लोग आज की डेट में देखें तो पाम जुमेरा पे जितनी डेवलपमेंट हो चुकी थी वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। देर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ हु ओन विलास देयर। इफ़ यू टॉक अबाउट शाहरुख खान, इफ़ यू टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ओन प्रॉपर्टीज़ ऑन पाम जुमेरा। इट इज़ नोन फॉर आप स्काई डाइविंग के लिए जाते हो फॉर टुवर्ड्स द पाम जुमेरा। तो रॉयल एटलांटिस was one of the major hotels, but today Palm Jumeirah does not have now enough land for new construction। तो वो अपनी एक saturation stage रीच कर चुका है, जहाँ पे आज टिकट साइज़ आपकी 30, 40, 45 मिलियन तक जा चुकी है। बट अब जो पाम जेबल अली आएगा दैट विल बी 5 times बिगर इन द टर्म्स ऑफ कोस्ट लाइन एज़ कम्पेयर टू पाम जुमेरा। सो इट विल बी लाइक नाउ कि हम लोग इसको पाम जुमेरा की तरह ही बनाएंगे और बहुत अच्छा बनाएंगे। नखील इज़ द मास्टर डेवलपर ऑफ इट हु इज़ गोइंग टू डेवलप इट। ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। Nakheel is a semi-government company. नखील इज एफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट एज वेल, तो उनको काफ़ी बैकअप मिलता है गवर्नमेंट से। अगर आप वहाँ पे देखें तो ऑलरेडी इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो आपके विलाज या प्रोजेक्ट्स है वो 18-20 मिलियन दिरहम से शुरुआत हुई थी उनकी, और अभी करेंटली कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कुछ और इन्वेंट्री रिलीज़ की है। तो दिस पाम जेबल अली, अगर मैं दुबई साउथ से आपकी प्रॉक्सिमिटी देखूँ तो इट इज़ हार्डली 25 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, 25 to 30 मिनट, जो कि टाइम और कट डाउन हो जाएगा फ्यूचर में, बिकॉज रोड ट्रांसपोर्ट वहाँ पे और इंक्रीज़ हो रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन की पाम जेबल अली इन द नेक्स्ट डेकेड अगेन इज़ द फ्यूचर। इज़ बेसिकली जो पाम जुमेरा के साथ हम लोग ने जो कि हम लोग उससे 10 times बेटर पाम जेबल अली के साथ करेंगे। ठीक है, ये आपका चौथा रीज़न हो गया। जस्ट पाम जेबल अली के बगल में देर इज़ अ स्पेस जहाँ पे जेबल अली बीच भी बन रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बीच बनने वाला है। सो इट विल बी हैविंग लाइक अ कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड 6.7 किलोमीटर्स।
तो इतना लंबा बीच या इतना बड़ा बीच आज तक दुनिया में कहीं नहीं बना, और आप जानते हैं कि दुबई हैज दिस नैक ऑफ बिल्डिंग द टॉलेस्ट. Yes, that's what I was about to biggest ask. structures. It always fascinates me whenever I visit Dubai or whenever I hear about Dubai, why everything is mega over there. हर कोई चीज़ बड़ी क्यों बनती है वहाँ पे? Dubai- World's biggest, everything is biggest over there. Why it is? What is the mindset? So Dubai, always want to be on the top of everything. They want to be ahead of this. तो ये एक है, just going off track a bit. तो they want to be ahead of everything. एक वक्त था जब दुबई सिर्फ एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी, बट आज it is not only dependent on oil or tourism. They are now into finance, they are now into technology, they are now into AI. They are now into different sectors. Even real estate, has become a very major part of Dubai's GDP, right? तो ये जो different sectors जो आज दुबई को contribute कर रहे हैं, तो that is taking Dubai ahead. And as I said before, that Dubai is striving to be now in one of the top 3 cities of the world. So that is what I'm saying कि दुबई अपने आप को हर कुछ सालों में improve कर रहा है. It is just not सिर्फ मैंने जैसा बोला कि वो dependent नहीं है एक दो sectors में. It is going ahead by leaps and bounds. Everything सब कुछ हो चुका है. आज दुबई से भी अगर आप देखो, UAE से there has been astronaut जो who have landed on the moon. Yes, I have seen that. So you have heard of that as well. Yes, I have seen that. First of all, I am really inspired by the leadership of UAE because Sheikh Zayed, His Highness Sheikh Zayed, Right. His Highness Al Maktoum. Right. So there are a lot of leaders, those who have, had that vision of Exactly. doing something big in Dubai, in UAE, Exactly. which now everyone in the world knows. Right. So I also wanted to ask you about this. So in UAE, like we are only talking about Dubai, but if I see UAE is the whole country. It's United Arab Emirates. There are yeah. 7 kingdoms over there. Yes. So except Dubai, what are the next investment destination in this all 7 kingdoms where somebody can go to invest, where he will get the potential after 10 years? So I will say that Dubai has always been there, but apart from Dubai, जो दूसरे Emirates है, where जहाँ पे भी real estate काफ़ी हद तक boom हो रहा है, तो first of all I would like to mention Abu Dhabi, which is the capital of UAE. So Abu Dhabi, has been developing a lot in the last few years. अगर आप देखें तो यास आइलैंड की अगर मैं बात करूँ या रीम आइलैंड की बात कर लूँ या मैं सदियत आइलैंड की बात कर लूँ, if you go there are some major developers who are doing wonderful work. आप apartments या villas की बात करें. But when you talk about Abu Dhabi, what I have heard that you cannot purchase something over there, everything is leased out. No, it's not true because see, Dubai में अभी not Dubai, everything in UAE majorly is becoming freehold. So whatever जो ये सारी properties launch हो रही है, they are mostly freehold. Although there are still some locations, still very few locations which are still in the leasehold thing, but काफ़ी properties है जो freehold में आ रही है. And ये अबू धाबी का market भी grow कर रहा है. And just because कि सारा saturation या सारा load या सारा भार दुबई पे ना आ जाए, इसलिए this Emirates are contributing that. Then apart from Abu Dhabi, people are living in Sharjah और अजमान, but apart from that जो अभी latest जो trend में आ रहा है, that is Russell Khema. Yes, I have heard about it. There is a casino, world's biggest casino is coming. Yes, exactly. So Wynn Casino, which is a very popular casino in Los Angeles. So the same brand is bringing a casino in Russell Khema, which is has been a major driving factor for investments down there. So Al Marjan Island पे ये चीज़ आ रही है, and because of that, a lot of major developers are moving towards that location. Because this is now the right time. ये वो अभी आपका जो बेस जो अर्ली पॉइंट है, तो इस वजह से लोग जा रहे हैं. बिकॉज द कैसीनो विल डेफिनेटली अट्रैक्ट, तो वहाँ पे लोगों का टूरिज़्म अट्रैक्ट होगा, लोग आएंगे बाहर से आएंगे, एंड that will contribute to it to the Russell Khema economy. And because of that, just because of the announcement of that casino, वहाँ के prices overnight काफ़ी हद तक shoot up भी हुए. So apart from Dubai, these are the few Emirates which are going on, and you never know कल को आगे जाके, I mean there are few developments in Sharjah as well, so वहाँ पे भी चल रहा है. So it is not only Dubai, but slowly and steadily the other Emirates are also coming into picture right now. So if I give the whole conclusion, you are saying in Dubai you can invest in South Dubai where the Al Maktoum International Airport is coming. Also there is a rail project which will be happening over there. इसके अलावा there is a Jebel Ali port. Yes.
I will just add on to that. The Jebel Ali, just coming back to that conversation, Jebel Ali port, is now the biggest port of Dubai, which is bigger than Port Rashid, जो आपका पुराना port हुआ करता था. But Jebel Ali port is very big right now. It is close to the free zone. एंड जैसा कि मैंने बताया कि दैट वी आर हमारी जो ब्रांड है इज़ कमिंग अप विद अ लगून बेस्ड कम्युनिटी ओवर देयर विच विल बी द बिगेस्ट लगून बेस्ड कम्युनिटी. तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे अपार्टमेंट्स ला रहे हैं. वी आर वेरी सून गोना लॉन्च मैंशंस ओवर देयर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. लॉट ऑफ इन्वेंटरी starting from that mansions will be starting from 45-50 million of ticket size. So it's a huge community, 336 acres of community. So you'll be having access to studio, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedrooms over there. So this lagoon community is coming near to the Jebel Ali port. No, the lagoon community is coming near close to the Al Maktoum International Airport, but it will be very close to the Jebel Ali port. So basically what I'm trying to say is that कि ये जो सारे aspects है, जो commercial aspects है, ये इस location को future में push करेंगे. अब मैं आपको बताऊँगा कि as compared to other offline locations ये क्यों uplift करेगा ज़्यादा. Because आप देखें तो this location is up for development for the next 10 years down the line. I'm not talking about 2 years या 3 years. यही एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी. दैट विल बी देयर. हमारी जो कम्युनिटी आ रही है विच इज़ वेरी क्लोजर टू द एयरपोर्ट, राइट. अगर आप एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट को 5 या 6 लाख लोगों का स्ट्रेंथ लगेगा टू ऑपरेट इट, विच विल जो ज़रूरत पड़ेगी तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन लोगों को रेसिडेंस की वहाँ पे. तो ऑलरेडी एक कम्युनिटी वहाँ पे है जो ईमार की है, जो ऑलरेडी बिल्डअप है. नाउ वी आर द सेकेंड कम्युनिटी. बट हमारी कम्युनिटी थोड़ी और ज़्यादा वाइब्रेंट होगी बिकॉज इट्स अ लगून बेस्ड कम्युनिटी. अपार्ट फ्रॉम लगून ये तो एक USP है. वी आर बिल्डिंग एन ओपरा ओवर देयर विच विल बी द लार्जेस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट. सो वी आर स्पेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 2 बिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट उसमें करें. तो इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन द टॉप sort of thing inside the community. So it will be a tourist attraction inside the community. ये एक कल्चरल डिस्ट्रिक्ट एक्ट करेगा दी एंटायर दुबई साउथ का. उसके अलावा we'll be having a cable car facility which will be inside the community. Then there will be a retail boulevard, climate control होगा. इसके अलावा there will be 4-star and 5-star hotels inside the community. So जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, the community will be full of amenities, very vibrant, very lively. So many amenities, so many configurations, so many features. So what is the tentative land parcel for this lagoon? The tentative land parcel is 15 million square feet right now. और एक मैं और आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके व्यूअर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा. बिकॉज जब हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था मोस्टली अबाउट अ ईयर बैक, तब यहाँ पे द स्टार्टिंग टिकट साइज वॉज अराउंड 480 to 500,000 dirhams. बट आज यहाँ पे जो मिनिमम टिकट साइज़ है जो हम जा रहे हैं विच इज़ क्लोजली रीच्ड अप टू 680 to 700,000 dirhams तक पहुँच गए. तो आप देख सकते हैं कि विद इन अ ईयर्स टाइम हमने एक अप्रॉक्सीमेटली 40% का कैपिटल अप्रिसिएशन जंप अभी से ही ले लिया है. ठीक है. तो और कम्युनिटी को रेडी होने में अभी भी तकरीबन 2 साल का समय है. और आई मीन अपार्टमेंट्स को रेडी होने में, एंड उसके बाद कम्युनिटी भी आएगी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि अगले 2-3-4 साल में आप इसमें और अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड अगर आपको ये लग रहा है कि मे बी दिस इज़ ऑल इन द एयर, दिस इज़ नॉट इन द एयर, बिकॉज जो ईमार की प्रीवियस कम्युनिटी है अगर आप वहाँ देखें तो लोगों ने अपने पैसे दुगने कर लिए. जो चीज़ आपको 2016-17 में वहाँ पे 1.1 या 1.2 मिलियन की मिल रही थी, आज वही चीज़ तकरीबन 2.8-2.9 मिलियन तक पहुँच गई. सो द प्राइसेस हैव मोर देन डबल्ड ओवर देयर. और ये तो अभी की बात है. जैसा कि मैंने बोला कि 3 साल में तो आपका प्रोजेक्ट रेडी होगा, बट एट द सेम टाइम वो अर्बन प्लान भी आपका कंप्लीट होता रहेगा. देयर विल मेट्रो कमिंग, जेबल अली को डेवलप होगा, तो आपका प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाएगा. ठीक है. आज आपने कोई चीज़ वहाँ पे अगर 1 मिलियन की ले ली, हैंड ओवर तक 1.4 मिलियन पहुँच गई, 1.3 मिलियन पहुँच गई. लेट्स टेक द वर्स्ट केस सिनेरियो. सो इवन आफ्टर दैट जब वो अगल बगल की चीज़ें डेवलप हो रही है उसकी वजह से भी दैट विल बी इन डिमांड. ठीक है. रेंटल यील्ड्स उस लोकेशन में आज की डेट में ही 5 से 6% चल रहे हैं, तो जो कि फ्यूचर में 8 to 9% तक चले जाएंगे. इसके अलावा ये कम्युनिटी और प्रोमिनेंट इसलिए भी है बिकॉज ये एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है. ठीक है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मैं मुंबई से आता हूँ, छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम विमान नगर की बात कर ले, पुणे एयरपोर्ट की बात कर ले, या आप किसी भी लोकेशन में एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड ले जाए, कोई भी प्रॉपर्टी अगर एयरपोर्ट के बगल में है या कोई भी डेफिनेटली इट विल हैव अप्रिसिएशन. या आप होटल्स की बात करें तो दे विल हैव हायर पर नाइट रेट्स एज वेल.
तो जो एक हॉलीडे होम्स और एयरबीएनबी का कल्चर पॉपुलर हुआ है अभी दुबई में फॉर द पैसिव इनकम, अगर आप बात करें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट, बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है वो एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है। तो जो इनफ्लो होगा पैसेंजर्स का, 260 मिलियन पैसेंजर्स हम एनुअली केटर करेंगे। तो ये लोग अब आएंगे टूवर्ड्स दैट जो कम्युनिटी सबसे नज़दीक होगी। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑफ अर्निंग थ्रू दिस हॉलीडे होम्स इनकम एज वेल। और ये ईजीली आपको कहीं ना कहीं मिनिमम से मिनिमम 10 to 12% का रिटर्न दे के ही जाएगी। तो दैट इज़ देयर कि आप यहाँ पे अप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा कमा रहे हो, आपको रेंटल यील्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हैंड ओवर के बाद भी इसमें अप्रिसिएशन और एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन हॉलीडे होम्स की भी बात है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप सारे डायरेक्शन से 360 डिग्री एंगल से देख लो तो दिस इज़ द परफेक्ट लोकेशन दैट इज़ गोना गिव यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। So if I give the whole conclusion, so as you said, if somebody, an Indian investor, if I say, if he want to invest for next 5 years till 2030-31, then he can invest in Dubai South, where he will get amazing, handsome appreciation, ROI as well. Exactly. And because there is Al Maktoum International Airport, there is a rail project which is going from the whole Saudi Arabia and all the Emirates. Then there is Jebel Ali Port which is near to it. That's why it has more potential if somebody want to invest in next 5 to 6 years. Exactly. If I talk about next location in UAE itself, जहाँ पे वो लोग invest कर सकते हैं, then it is Abu Dhabi and then Ras Al Khaimah जहाँ पे world's biggest casino आने वाला है. So these are the locations जहाँ पे लोग invest कर सकते हैं. Very nice. So that is the whole conclusion. Now we are going ahead with the investors question only. So I want to ask you, if an investor want to invest, जैसे कि आपने कहा अभी 70% का appreciation within 3 years लग गया, within 4 years he is taking 100% appreciation, right? So मैं अगर average calculate करूँ, every year he is making 25%, okay? At the same time in rental, अगर मैं average calculate करूँ 7 to 8% as you said, 7 to 9% in between. So is it better to flip or is it better to rent out? अगर कोई इन्वेस्टर है वो अगर आज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदता है वहाँ पे पेमेंट प्लान इज रियली फ्लेक्सिबल, विद इन 4 years he'll be making 2x, मतलब जितना 1 million dirham इन्वेस्ट किया he can sell it out at the ready to move in at 2 million dirham. बट एट द सेम टाइम अगर वो सिर्फ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको हार्डली 7 to 8% रेंटल अप्रिसिएशन आएगा या फिर ROI आएगा. सो इज इट बेटर टू फ्लिप इन दी दुबई रियल एस्टेट और इज इट बेटर टू रेंट? What do you suggest? इसमें what I would say is that कि हर इन्वेस्टर का अपना परसेप्शन होता है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है. सो देर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट हु बिलीव इन फ्लिपिंग द प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो वेन एवर कोई भी नई प्रॉपर्टी ऑफ प्लान में लॉन्च होती है, सो देर आर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट हु बाय इन बल्क. ठीक है, आप देखें कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी कभी सारा फ्लोर खरीद लेते हैं या दे बाय 5 to 10 यूनिट्स एट द सेम टाइम. ठीक है, एंड देन वो करते ये है कि दे विल जस्ट रीच दैट थ्रेश होल्ड कि जहाँ तक आपको वो थ्रेश होल्ड तक इन्वेस्ट करना है, एंड देन उसके बाद दे विल फ्लिप द प्रॉपर्टी. तो बेसिकली व्हाट दे डू इज़ दैट कि अगर मैंने बल्क में कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, हाउ इट वर्क्स आउट एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं आज एक यूनिट ले रहा हूँ तो लेट्स से वो मुझे यूनिट पड़ेगी 1 million की, बट अगर मैं एक साथ 10 यूनिट ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली डेवलपर मेरे लिए शायद कुछ स्पेशल डिस्काउंट कर दे और मुझे एक यूनिट पड़ जाए 900 की या 800 की, डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर डिस्काउंट. अब मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे एक 30% या 40% जहाँ तक भी मुझे डेवलपर अलाउ कर रहा है, अब मैं ये मेरी कैपेसिटी के ऊपर है कि मैं वो स्टेज तक पहुँच के नाउ आई हैव टू एनालाइज द मार्केट एज वेल. मुझे ये भी ध्यान रखना है कि प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं. अगर मैंने प्राइस पॉइंट 800 पे ख़रीदा था, ठीक है, बट लेट्स से उसकी नॉर्मल प्राइसिंग तो 950 थी या कुछ था, बट वो अब बढ़ के अगर 1.1 1.2 मिलियन तक जा रही है, तो उस थ्रेश होल्ड पे मैं डिसाइड कर दूंगा कि मैं प्रॉपर्टी शायद फ्लिप कर दूं. मे बी मैं सारे यूनिट्स करना चाहूँ, मे बी मैं कुछ यूनिट्स रखना चाहूँ हैंड ओवर तक, जस्ट टू सी कि और कितना अप्रिसिएशन होता है. ठीक है, तो 40% पे आप उसको फ्लिप करके, ठीक है, यू कैन मेक सम गुड अमाउंट ऑफ मनी और यू कैन वेट अंटिल द हैंड ओवर टू रीच इट्स पोटेंशियल स्टेज टू मेक दैट मनी. अगर आप रेंट आउट करने की तरफ चले जाए तो एज अ बल्क बायर मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा. बट इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है और आपका पर्पज़ ये भी है कि आप
यू नो एसेट को अपने पास रखें, ठीक है, मे बी यू नेवर नो दैट एसेट कुड बी यू नो यूजफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। It might get 4x, 5x, and with that you will be also having a rental return. एग्जैक्टली आप ये कर सकते हैं कि एसेट आपके पास रहेगा, ठीक है, बिकॉज खुदा ना खास्ता कल को अगर आपको एसेट को यू नो सेल आउट करने की ज़रूरत पड़े या फिर आपको उसमें मूव इन करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी हो सकता है, और दैट एसेट कैन एक्ट एज अ पैसिव इनकम फॉर यू एट द सेम टाइम। लेट्स से आई एम एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है, मेरी अच्छी खासी यू नो जॉब या बिजनेस इंडिया में चल रहा है और मैंने सिर्फ यू नो एक प्रॉपर्टी दुबई में ले ली है एंड मैंने उसको रेंट आउट कर दिया, तो उसकी जो रेंटल इनकम है वो मेरे लिए सॉर्ट ऑफ यू नो एक पैसिव इनकम बन जाएगी। बट कल को अगर फ्यूचर में मैं प्लान करता हूँ कि लेट से मुझे दुबई में मूव इन करना है या मुझे मूव करना है, तो दैट प्रॉपर्टी विल बी हेल्पफुल फॉर मी, मैं वहाँ जाके रह भी सकता हूँ या फिर उसकी रेंटल इनकम को यूज़ करके मैं किसी और लोकेशन में जा सकता हूँ। Yeah, it could be my retirement home in future. एग्जैक्टली सो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि इट ऑल डिपेंड्स, इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो आपका मोटिव तो यू नो आपका जो परसेप्शन होगा, आपकी जो टारगेट, आपका जो गोल होगा वो अलग होगा। बट अगर आप एक बल्क इन्वेस्टर है, इफ़ दिस इज़ योर ब्रेड एंड बटर, अगर ये आपका बिजनेस है तो आपकी थिंकिंग अलग होगी, तो उस हिसाब से आप अलग। तो ओवर ऑन ऑल, बट आई वुड स्टिल से that flipping the property, you know, flipping the property will make more money, and an investor, if he is very smart, he knows कि प्रॉपर्टी में कब एंट्री करनी है कब एग्जिट करना है। ये रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कब एंट्री कर रहे हैं और कब एग्जिट कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, और एट द सेम टाइम मैं ये भी मतलब सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यू नो इफ़ यू आर गेटिंग इनटू बल्क इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, बी वेरी श्योर दैट यू नो यू आर अवेयर ऑफ द मार्केट, आपको थोड़ी मार्केट की नॉलेज हो, आप मार्केट अच्छी तरीके से एनालाइज करना जानते हो, विच इज़ वेरी सिमिलर टू जो आप स्टॉक ट्रेडिंग्स में करते हो। जब कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो इफ़ समवन इज़ यू नो डूइंग दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ही हैज़ दैट एनालिसिस, यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द कंपनी और व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द स्टॉक्स जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। तो द सेम sort of analysis is required with real estate as well, ठीक है। तो if you have that sort of understanding and knowledge with you, then definitely flipping is the best thing that can be done, you know, with real estate in Dubai. I was about to come on that question जहाँ पे आपने अभी बात की। सो एज यू अभी आपने बात की स्टॉक मार्केट के बारे में, आपने बात की कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और कैसे आप एग्जिट करते हो। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर हो, वेदर इट्स स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर, ही नोज़ कि कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। इन द सेम केस अभी कोई इंडिविजुअल भी इन्वेस्टर होता है या फिर कोई एक यू नो बल्क बाइंग वाला भी इन्वेस्टर है जो भी है, हु इज़ टेकिंग द होल फ्लोर। इंडिविजुअल में भी अगर उसका अगर पर्पस सिंपली उसमें पैसा कमाना है, ही वांट टू जस्ट टू मेक अ रिटर्न, सो उसमें भी एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही कैन बाय एंड फ्लिप द प्रॉपर्टी। Yes, exactly. An individual can also you know do that with the property in Dubai. Let's say अगर मैं कोई एक अच्छी लोकेशन में अच्छी ऑफ लैंड इन्वेस्टमेंट में चूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा सारा सेटअप यू नो सब कुछ यहीं है, एंड आई वांट टू सी कि मैं यू नो किस तरीके से वहाँ से इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकता हूँ। तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यू नो आई कैन चूज़ अ गुड लोकेशन, अ गुड डेवलपर, अ गुड प्रोजेक्ट एंड गो इनटू द प्रोजेक्ट यू नो विद द माइंडसेट दैट मुझे वहाँ पे जाके मे बी एंड यूज़ नहीं करना है, बट आई वॉन्ट टू मेक द मैक्सिमम मनी आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आई विल यू नो चूज़ अ प्रोजेक्ट विद अ वेरी गुड पेमेंट प्लान जो मेरे उस वक्त जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रहा है उसको यू नो वेरी मच सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जिस प्रोजेक्ट की हम लोग दुबई साउथ में बात कर रहे हैं, ठीक है, द लगून बेस्ड कम्युनिटी, तो वी आर ऑफरिंग अ पेमेंट प्लान ऑफ 50-50, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लेट से अगर आपको 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी भी ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ द इनिशियल 50%, ठीक है, दैट हैज़ टू बी सेल्फ फंडेड ऑन योर पार्ट। अगर हम लोग आगे हैंड ओवर के लिए जाते हैं तो देर आर सर्टन मॉर्गेज थिंग्स दैट वी कैन गेट इनटू एज वेल, बट आपको सिर्फ इनिशियल 50% का यू नो ध्यान रखना है कि अगर आप वहाँ तक कवर अप कर सकते हैं तो आप उसके बाद उसको फ्लिप कर सकते हैं। अब आप फ्लिपिंग भी अगर देखें तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए बहुत ईजी है। द रीज़न बीइंग बिकॉज जो प्लेटफॉर्म्स दुबई में अवेलेबल है देर आर वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप यू नो अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करके इजीली सेल आउट कर सकते हो। देर आर वेरी नॉलेजेबल रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स इन दुबई। लेट्स से अगर आप प्रॉपर्टी किसी एक रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू बाई कर रहे हो, ठीक है, तो दैट रियल एस्टेट एजेंट यू नो इन द फ्यूचर कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग दैट प्रॉपर्टी, बिकॉज वेन एवर कोई भी प्रॉपर्टी नियर हैंड ओवर आती है तो इट रीचेज इट्स पीक पॉइंट एंड देर आर लॉट ऑफ बायर्स इन द मार्केट हु आर यू नो लुकिंग फॉर एंड यूज, एंड उस टाइम पे वो ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं जो रेडी टू मूव इन पे होती है। तो यू एज अ बायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नो आर एट एन एडवांटेज। अगर मैंने मान लीजिए प्रॉपर्टी जब इनिशियल स्टेज में थी मैंने 1 मिलियन दिरहम की खरीदी थी और उसकी अब अप्रिसिएशन 1.3 हो गई है, बट
अगर अब उस टाइम पे कोई नया बायर अगर उसको लेने जा रहा है तो वो शायद 1.5 या 1.6 के मिले, तो ऑब्वियसली आई विल हैव द अपर एज कि मुझे तो मेरा अप्रिसिएशन मिल रहा है और मैं करंट मार्केट प्राइस से लेस में उसको सेल कर सकता हूँ। तो आपको प्लेटफॉर्म से हेल्प मिल जाएगा, आपको रियल एस्टेट कंसल्टेंट से हेल्प मिल जाएगा, या फिर इफ़ यू हैव योर ओन बायर आप उस टाइम पे भी उसको फ्लिप कर सकते हो। तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप फ्लिप कर सकते हो। अब इसके अलावा एक इंडिविजुअल के और क्या फ़ायदे होते हैं, यू नो, टू कंपेयर, मतलब टू बाय अ प्रॉपर्टी देयर। अगर आप दुबई की बात करें तो दुबई इज़ मोस्टली, यू नो, अ टैक्स फ्री हेवन। आप काफ़ी सालों से अगर देख रहे हैं तो एक मेजर रीज़न लोगों का दुबई की तरफ जाने का ये होता है कि आपकी सैलरीज़ पे कोई टैक्सेस नहीं होते। तो दुबई में आप जो भी सैलरी कमाते हो, देयर आर नो टैक्सेस ऑन दैट। ऑल्दो वेरी रिसेंटली अभी, यू नो, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर वैट इंट्रोड्यूस हुआ है, बट दैट इज़ स्टिल कंपेरेटिवली लेस, यू नो, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो एक वो नहीं। अगर मैं एक आपको छोटा सा कंपेरिजन दूँ, तो इफ़ यू गो टू कैनेडा और इफ़ यू गो टू यूरोप, you are paying approximately, you know, 30 to 40% of your income as taxes itself. So I can say this because you know, I have people in my family, you know, who are settled there, so I can, you know, say this. So this is one of the major reasons, you know, इस countries से भी लोग यहाँ पे, you know, shift कर रहे हैं। तो So I was coming to the taxes part only, but first you continue. Sure. तो I would just like to add on to that. So first thing is tax free, जो आपकी जो इनकम होती है उस पे आप कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। हम इंडिया में भी अपनी इनकम पे टैक्स पे कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं चार्ज करी। दूसरी चीज़, अगर हम लोग रियल एस्टेट पे आ जाए तो व्हेन आई कंपेयर द टैक्सेस दैट आई पे इन इंडिया और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर जो मैं दुबई में पे कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी नॉमिनल। आप दुबई में जब भी कोई प्रॉपर्टी पे कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो आप इनिशियली सिर्फ एक 4% की DLD, जो काफ़ी टाइम से DLD फीस होती है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट चार्जेस, आप सिर्फ वो पे कर रहे हो। अगर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आप कुछ चार्जेस पे करोगे, और अगर आप कोई सेकेंडरी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आप उस पर, यू नो, एक जो 2% का जो कमीशन होता है, आप सिर्फ वो और थोड़े बहुत चार्जेस जो मिनिमल होता है, जिस इज़ वन टाइम चार्जेस, देयर इज नथिंग हिडन, आप वो पे करो। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो देयर आर, यू नो, अदर टैक्सेस, दैट आर, देयर इज GST that's there, then there's annual property tax. Definitely, I was coming to that only. And now recently we had a budget in around June, July. Yes. During that time, indexation अभी real estate में से हटा दिया है। उसके बाद long term capital gain tax बढ़ गया है। So वहाँ पे ऐसे कोई taxes नहीं है। You are just saying that there are only Dubai Land Department charge, which is 4%, right? Except this, there is no charge. There's no charge. And if somebody is flipping the property, in that case, what would be the charge? अगर somebody is flipping the property at that point of time, so what will happen is that कि अगर आप property flip कर रहे हो तो there is a minimal NOC charges जो आप developer से लेते हो whenever you're selling a property, that is a no objection certificate that I am reselling my property. उसके अलावा दैट इज़ द स्मॉल NOC चार्ज, एंड जो न्यू बायर होगा ही विल पे अगेन a 4% ऑफ DLD, बट Only DLD of 4%, except this, there is nothing. except nothing that. इसके अलावा कमिंग बैक टू दैट, एज आई सेड दैट देयर इज नो एनुअल प्रॉपर्टी टैक्सेस। जैसे हम लोग इंडिया में Yes, there is a property. एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स जो मुझे पे करना पड़ता है। एंड देन अ वेरी मेजर रीज़न इज़ द कैपिटल गेन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आज मैं इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ एंड व्हेन एवर आई एम सेलिंग आउट द प्रॉपर्टी, तो देर इज़ अ टाइम फ्रेम जिसके भीतर ही मुझे आई थिंक एक नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, ताकि मैं कैपिटल गेन्स टैक्स ना पे करूँ। तो जो मैंने प्रॉपर्टी इंडिया में ख़रीदी उससे मैं जो भी प्रॉफिट बना रहा हूँ, सो द गवर्नमेंट मेक्स श्योर कि मैं उस प्रॉफिट को फिर से एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ही लगाऊँ, ठीक है। दैट इज़ आई थिंक अ पीरियड ऑफ 6 months to 1 year, समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। More than 4 years, I guess. मोर देन 4 years। सो आपको उस पैसे को फिर से रियल एस्टेट में ही लगाना है, ठीक है। बट अदरवाइज यू विल बी, यू नो, चार्ज capital gains or short term gains, long term gains, or whatever it is, but the same thing is not applicable in Dubai. आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट बना रहे हो, whether it be 1 lakh dirhams, 2 lakh dirhams, 3 lakh dirhams, whatever, you are not liable to pay a single penny to the government. So whatever the profits that you make through capital gains in Dubai goes directly in your pocket. जैसे इंडिया में रेरा है टू प्रोटेक्ट होम बायर्स इंटरेस्ट, वैसे ही दुबई में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेंगी, उसके लिए क्या नॉर्म्स और क्या लॉज है, और व्हाट आर द एक्ट्स दे हैव? वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन इंडिया। रेरा एक्ट दुबई में भी एप्लीकेबल है।
तो एनीथिंग यू नो विच गोज अबाउट गोज टू द रेरा रूल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट दुबई लैंड डिपार्टमेंट DLD also you know plays a very important role over there. So not only for the you know for the buyers but for the developers सबके लिए you know एक set of norms है. जैसा हम इंडिया में आजकल कल्चर है दैट यू नो इफ देयर इज अ एवरीथिंग हैज़ टू बी यू नो अप्रूव्ड बाय रेरा. You should you know have an escrow account जहाँ पे आपका buyer you know whatever is he paying whenever he is paying through the escrow account, so is very much assured कि उनके जो भी investments हैं या उनका जो भी fund है that is only utilized you know for the purpose of construction. So अगर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो DLD है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब भी आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी अगर आप दुबई में जा रहे हो तो दे हैव लॉज फॉर अ टेनेंट एंड दे हैव लॉज यू नो फॉर द ओनर एज वेल. सो दोनों के लिए अपने अपने सेपरेट लॉज है, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे यू नो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक दूँ तो जैसे इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन एनुअल रेंटल इन दुबई, so mostly you know the tenant or the not the tenant, I'm talking about the owner. You know normally if he wants to अगर उनको प्रॉपर्टी वेकेट करानी है तो उनको तकरीबन आपको साल भर तक का नोटिस देना पड़ता है unless there's an emergency case where he wants to move into the property. So अगर आप देखें तो the laws over there are very stringent you know on the tenant part, on the owner part, for the developers, everything. तो उस हिसाब से you can be rest assured कि जिस तरीके के laws इंडिया में है उसी तरीके से दुबई में भी है. So around 5 to 10 years back, a lot of millionaires were shifting to Singapore or Europe or US, but now that whole game has been shifted to Dubai. Exactly. Why it is happening? Why millionaires are moving to Dubai? I have seen a lot of reels about it, and I have seen people actually those who are really wealthy and they are not from Dubai itself. Right. Then why millionaires are shifting to Dubai now? See, there is a lot of reasons behind it, but some few important reasons I'll point out. If you see, when we are talking about millionaires, if I talk about a millionaire you know is used to a certain type of lifestyle. So you know, a millionaire wants to live a luxury lifestyle, wants to you know eat at a good place, go to a good shopping mall, you know. He should feel safe. He should feel safe at the same time, right? तो इस तरीके की जो आपकी जो चीज़ है तो दैट इज़ वेरी मच अवेलेबल इन दुबई. अगर आप यू डेफिनेटली विजिटेड देयर तो आपने देखा होगा कि द काइंड ऑफ एमिनिटीज़ एंड द लग्जरी लाइफस्टाइल दैट दुबई प्रोवाइड्स यू, तो दैट इज़ वेरी ऐप्ट फॉर अ मिलियनर. बट अगर मैं थोड़ा और डीप में जाऊँ एंड वाई वुड से कि एक मिलियनर के लिए क्यों दुबई सेफ हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि एक मिलियनर अगर आप बात करें तो वो बिज़नेस माइंडेड भी होता है, ठीक है. अगर मैं जैसे बात करूँ कुछ साल पहले की बात है जब आपको दुबई में कोई भी बिज़नेस खोलना होता था तो you know you had to tie up with the local people over there, or you had to share your profits. Yes, I have heard about so it. You have definitely heard about it, right? So and this was still prevalent when I was जब मैं दुबई में नया था तो ये रूल तभी भी एप्लीकेबल था. तो there was you know this certain restriction जो काफ़ी लोगों को वहाँ पे आने से you know तब रोकता था, बिकॉज उनको ऐसा था कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो सारी ऑपरेशंस मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, बट मुझे फिर भी अपने प्रॉफिट्स का कुछ शेयर देना पड़ रहा है आगे. बट जब कुछ साल पहले वो रूल रिवाइज हुआ एंड दुबई यू नो ओपन इट्स गेट्स टू एवरीवन कि आप अपना बिजनेस यहाँ पे आके सेटअप करो एंड यू कैन कीप यू नो द एंटायर प्रॉफिट्स विद योरसेल्फ. सो दैट वाज यू नो लाइक वेरी ऐप थिंग फॉर मिलियनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड जब उनको लगा कि अब हम लोग जब सारे प्रॉफिट्स रख सकते हैं तो वाई नॉट वी मूव देयर. सो काफ़ी मिलियनर्स ने अपने यू नो ब्रांचेस या ऑफिसेज या दे हैव एक्सपैंडेड देयर बिजनेस नाउ टू दुबई. अगर आपने देखा होगा इसी रूल के बाद लॉट ऑफ रियल एस्टेट यू नो ऑफिस केम, काफ़ी रियल एस्टेट का बिजनेस भी यहाँ पे बूम हुआ क्योंकि जो मेजर यू नो रियल एस्टेट एजेंट्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, देयर आर मेजर ब्रांड्स ओवर हियर, सो दे यू नो मूव्ड देयर ऑपरेशंस ओवर देयर. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग ट्राइंग टू से ओवर हियर इज़ दैट कि जो एक ईज़ ऑफ बिजनेस है, जो एक ईज़ ऑफ बिजनेस है करने का, वो आपको दुबई में अब मिल रहा है, ठीक है. आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ अपना यू नो एक अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो वहाँ पे. So it's like for millionaires, there is no corruption, there is no taxes. No. They can keep the whole money. Exactly. Their families are safer over there. They don't need to pay taxes. They can buy a house without paying any tax. Just they need to pay 4% DLD and they can have their own mansion. Exactly. They don't need to pay annual property tax. Right. And they can live comfortably from education to lifestyle. Everything is there. Exactly. In the same category, I want to ask you,
it's okay with the millionaires. ठीक है, millionaires will be having his own car, he'll be having his own chauffeur, he'll be having office in one of the best locality like downtown or somewhere like that. But somebody who is having an aspiration, who is going there for a job, कोई जॉब के लिए जा रहा है, इंडिया से, पाकिस्तान से, जो भी नियर बाय कंट्री से लोग जा रहे हैं, is Dubai ready to accommodate more people? Because when I visited, there is only one flaw I saw, कि बहुत ज़्यादा लोग हो गए. इवन दी रील्स आई हैव सीन कि मेट्रो में ढकेल रहे हैं, द स्टाफ इज़ pushing people inside the metro कि बाबा कैसे वैसे accommodate हो जाए. So is Dubai ready to accommodate more people? What are their infrastructure development? How fast it is happening over there? No, अगर मैं आपकी जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि वी नो दैट कि दुबई की जो पॉपुलेशन है वो आने वाले 10 सालों में 3.6 से 5.8 तक पहुंच जाएगी. तो वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट. और अगर मैं आपको और जो आप बात कर रहे हो कि अगर आप इफ़ यू सी द 12 months ऑफ दुबई, ठीक है, सो आउट ऑफ दैट द पीरियड ऑफ October to March and April is normally a period where most of the tourists are coming. So but उसके अलावा कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आर वी रेडी टू अकोमोडेट, वी आर डेफिनेटली रेडी टू अकोमोडेट. बिकॉज अगर आप देखो तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दुबई में हो रहा है, तो इट्स जस्ट दैट कि वेन एवर एनी लोकेशन ट्राई की अपनी सैचुरेशन लेवल तक आ रहा है, तो वी एक्सप्लोर अ न्यू लोकेशन. ठीक है, वी एक्सप्लोर अ न्यू लोकेशन एंड वी मूव ऑन टू दैट लोकेशन. अगर आप देखें तो जो आपकी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ है या फिर आपकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, वो सब कुछ बढ़ रहा है. जब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मास्टर प्लान की बात करूँ तो आने वाले कुछ सालों में, मे बी आने वाले 10, 15, 20 सालों में द एंटायर दुबई विल बी कवर्ड बाय मेट्रो. आज हम लोग 3 मेजर हाईवेज देख रहे हैं, बट देन जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इस तरीके का डेवलप हो रहा है कि आज अगर हम लोग इफ़ यू आर फेसिंग ट्रैफिक ऑन द शेख जायद रोड फॉर टुडे, मे बी दुबई इज विद अल्टीमेटली कमिंग अप विद अ सोल्यूशन फॉर दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर इसमें करना चाहूँगा विच विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, कि दुबई हैव सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. अगर हम पाम जुमेरा या पाम जेबेलिली की बात करें, तो दिस वर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्चुअल जोग्राफी ऑफ दुबई, बट दीज वर मैन मेड आइलैंड्स. तो हम लोगों ने मतलब दुबई ने अपना लैंड पार्सल खुद ही मैन मेड तरीके से बढ़ा दिया है. ठीक है, दुबई बीइंग अ डेजर्ट, आप आज वहाँ पे इतना बड़ा, यू कैन सी टॉल स्काई स्क्रेपर्स, यू कैन सी लगून कम्युनिटीज़, you can see everything. So and Dubai is evolving every year, and it is adapting to the new technology, to the new things. तो जो adaptation है, जो जिस तरीके का उनका adaptation है, that is coming. So I'm pretty sure कि आने वाले सालों में they will cope up with the demand that is there. ठीक है, तो they are very much aware कि हमको आने वाले सालों में कितने डिमांड आएगा, और उस तरीके से how we have to grow. Very nice. So with that, I am coming to the last question of this podcast, and that is Dubai right place to retire? Why I am asking this? Because I recently had a visit. इसी 6 महीने में मैं 2 बार दुबई विजिट करके हूँ. So एक तो metros are very crowded. You need to walk a lot. If you want to take a cab, as compared to India, the cabs are very high prices. You cannot afford cab over there. So somebody who is very on a very normal salary, somebody who has invested his saving in Dubai, is it the right place for him to retire over there, or is it just good for the second home? You just keep a house over there, you just put it on rent, or you do flipping things over there, but you better to stay in India. What do you suggest? Whether somebody can retire in Dubai from India, or it is okay to be here in India because of the heavy cost of living over in Dubai? No, आप जो question पूछ रहे about the retirement, that also allows me to touch on a certain point, और मैं फिर उस पर आता हूँ. अगर आप आज देखें तो UAE आपको किसी तरीके की सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता. ठीक है, दे हैव स्टिल द कंट्रोल इन देयर हैंड्स, विच इज़ वेरी मच आई एग्री कि दैट इज़ अ गुड मूव. But at the same time, they are allowing you with certain things. For example, there are different types of visas that they are offering you. There is investor visa which is into place, ठीक है, that you can take, and then there's something which is very popular nowadays is golden visa. Golden visa, yes. We didn't cover it, thank God. Exactly. So I just want to touch upon that before I come to retirement visa.
सो गोल्डन वीज़ा काफ़ी पॉपुलर हो गया है एंड आई टेल यू हाउ इट हैज़ वर्कड आउट फ्यू ईयर्स बैक। जो गोल्डन वीज़ा का क्राइटेरिया था दैट वाज अबाउट 10 मिलियन दिरहम्स। तो आप 10 मिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट पे यू वर एलिजिबल फॉर अ गोल्डन वीज़ा। दैट केम डाउन टू 5 मिलियन एंड नाउ इट केम डाउन टू 2 मिलियन। Then there was a rule that the property has to be ready, then only you can get the golden visa, but that is also now flexible. So now even with, if you have paid 20% down payment and the property is still offline, you are still eligible for the golden visa. Now why this golden visa, आप अगर देखें तो जिस तरीके के से इसको flexible किया गया तो दुबई और the UAE government, they want more and more people to come in. Now this गोल्डन वीज़ा का जो बेनिफिट है वो आपको 10 साल की रेसिडेंसी दे रहा है। तो आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, आप अपने मेट्स को स्पॉन्सर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस वहाँ पे चला रहे हो तो यू विल बी गेटिंग सर्टन प्रायोरिटीज़ विद द गोल्डन वीज़ा एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आने वाला टाइम में इस गोल्डन वीज़ा में गवर्नमेंट और भी बेनिफिट्स ऐड करेगी। अपार्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड सेक्टर एट अ गुड प्रोफेशन, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर दैट गोल्डन वीज़ा एज वेल। सो गोल्डन वीज़ा में कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं आपने बोला? गोल्डन वीज़ा में अगर आप एक गोल्डन वीज़ा होल्डर हो, ठीक है, आपने 2 मिलियन दिरहम तक की प्रॉपर्टी ले ली है, ठीक है, योर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 2 मिलियन दिरहम, आपने अपने नाम पे गोल्डन वीज़ा ले लिया है, तो आप अपनी पूरी फैमिली को स्पॉन्सर करो। इट कैन बी योर स्पाउस इफ़ योर चिल्ड्रन आर अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज, बट द ओनली कंडीशन इज़ कि इफ़ यू हैव टेकन द गोल्डन वीज़ा ऑन द बेसिस ऑफ द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो जब तक आपका गोल्डन वीज़ा रहेगा आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी रहेगी। गोल्डन वीज़ा का ड्यूरेशन क्या रहता है? गोल्डन वीज़ा इज़ फॉर 10 years विच इज़ रिन्यूएबल एट द टाइम ऑफ जब भी वो एक्सपायर होगा, तो 10 years पे इट इज़ रिन्यूएबल एज वेल। देन कमिंग ऑन टू द रिटायरमेंट थिंग, मैं आपको ये भी बताना चाहूँ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज रिटायरमेंट वीज़ा ऑल्सो दैट दे आर प्लानिंग राइट नाउ। या बिकॉज अगर आप अंडर डेवलपमेंट, इट्स लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट ऑप्टेड फॉर इट, बट अगर आप देखें तो दुबई पिछले 20-25 सालों में काफ़ी ग्रो हुआ है। तो देयर हैव बीन नाउ पीपल जो 20 साल 25 साल से लोग रह रहे हैं and they have got accustomed to living over here, right? they got habitual to the lifestyle, so they want to to spend the rest of their life over here. So I would say it is a good place to retire because why, अगर आप देखें तो retirement के वक्त we are into this old age there where we are not able to move properly, yeah, we have lot of health conditions, काफ़ी चीज़ें होती है जहाँ पे you might need support of people. सो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, जिस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, तो इफ़ आई एम एन ओल्ड गाय हु इज़ 50 years or 60 years of age, आई नो दैट आई विल बी टेकन गुड केयर ऑफ इन माई दैट लास्ट एज। बट देन अगेन एट दैट रिटायरमेंट स्टेज मुझे अगर एक रिटायरमेंट वीज़ा के लिए ऑप्ट करना है, लेट्स से कि आई वांटेड फॉर 5 years समथिंग लाइक दैट, सो आई हैव टू प्रूव टू द गवर्नमेंट दैट आई हैव इनफ फंड्स विथ मी, I have enough money with me so that I can take care of myself. So अगर आप ये एक certain criteria fulfill करते हो तो आप you can opt for that retirement visa as well. Okay. So this is again a personal choice. जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई accustomed है उस तरीके की lifestyle के लिए तो they can retire over there and जो अपने last days है they can still spend in Dubai. But again the condition would be that they are capable enough to handle themselves at that point of time. Very nice. So thank you so much for all the valuable insight जो आपने दुबई रियल एस्टेट के बारे में दी। There is a lot to I got to know about दुबई रियल एस्टेट जो मुझे अब तक नहीं पता था, and I had a lot of questions जो आपने आंसर किए, and definitely we'll take another session if we get really good views and if we get really good response for this podcast. We'll definitely have another session with you. Thank you so much for coming, Sumit ji. It was a pleasure to have you here. Thank you. Thank you so much. Thank you.